अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने लगे हैं अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो है चैप्टर। और इंशाल्लाह इस चैप्टर के अंदर हम सारा का सारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि हमारे पीएमडीसी के सिलेबस के अंदर दिया गया है उसको जो है ना वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ हम इसको शुरू करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए बच्चों के रेस्पिरेटरी सिस्टम ना तमाम ऑर्गेनिजम्स की एक सबसे जो आप कहते हैं ना सबसे बड़ी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है ना वो है हमारे पास। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम। मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म, पहले तो आपको पता होना चाहिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो बच्चों मेटाबॉलिज्म होता है हमारे पास के मॉलिक्यूल्स का बनना, मॉलिक्यूल्स का टूटना। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेशन हमारी सबसे जो है वो इम्पोर्टेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। ठीक है, अब आपको इसका मतलब मैं समझाता हूँ कि इससे क्या मुराद है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी, देखिए मेटाबॉलिज्म का आपको पता होना चाहिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी कंपाउंड्स बन रहे हैं, ठीक है, जो कंपाउंड्स टूट रहे हैं वो हमारे पास मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ठीक है, अब रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में हमारे पास अगर मैं बात करूं तो रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है ना वो टूटता है हमारे पास। ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज बच्चे हमारे पास टूटते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस भी हो सकती है लेकिन हम उस केस में नहीं जा रहे हैं, हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस को देख रहे हैं। तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास CO2 बनता है प्लस साथ हमारे पास वाटर बनता है और हमारे पास साथ ATP बनती है। ये मेटाबॉलिज्म की कौन सी टाइप है, ये हमारे पास मेटाबॉलिज्म की टाइप है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म की एक ऐसी टाइप होती है जिसमें मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स टूटते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, ये मेरे पास कौन सी टाइप है मेटाबॉलिज्म की, ये मेरे पास कैटाबॉलिज्म है जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स जो है वो टूटते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। लार्जर मॉलिक्यूल्स टूटते हैं बच्चों स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, और जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस की अगर मैं बात करूं, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है हमारे पास, फोटोसिंथेसिस में बच्चे हमारे पास फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो आपस में मिलते हैं और हमारे पास बना देते हैं ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ये जो प्रोसेस है इसमें हमारे पास छोटे मॉलिक्यूल जो है वो आपस में मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो ये वाला स्टेप मेरे पास फोटोसिंथेसिस जो है वो मेरे पास कहलाएगा एनाबॉलिज्म। ठीक है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं। ठीक है, इनके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, रेस्पिरेशन में कैटाबॉलिज्म हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस में एनाबॉलिज्म हो रहा होता है। ठीक है, और एनाबॉलिज्म में क्या होता है, एनाबॉलिज्म की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो एनाबॉलिज्म में हमारे पास स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो है ना, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिलके हमारे पास बनाते हैं लार्जर मॉलिक्यूल्स। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बच्चे मिलके क्या बनाते हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिलके हमारे पास बच्चे बनाते हैं इसके अंदर लार्जर मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, तो रेस्पिरेशन इसी तरह हमारे पास, ये जो मैंने आपको मिसाल दी है इस मिसाल से ये वाज़ेह हो रहा है कि रेस्पिरेशन जो है ना बच्चों, रेस्पिरेशन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस है, एक इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। इसके ज़रिए हमें क्या मिलता है, इसके ज़रिए बच्चे हमें एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है, एनर्जी, और एनर्जी भी किस फॉर्म में, ATP की फॉर्म में जो है ना बच्चों हमें एनर्जी मिलती है। क्लियर है बच्चों। अब रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी सिस्टम के ना हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, दो लेवल्स, टाइप्स नहीं मैं कहूँगा लेवल्स होते हैं। दो लेवल्स पे हमारे पास जो है ना बच्चों ये रेस्पिरेशन जो है ना वो हमारे पास हो रही होती है दो लेवल्स के ऊपर। पहला तो लेवल जो है ना बच्चों, पहला लेवल है ऑर्गेनिज्मिक लेवल। ऑर्गेनिज्म के लेवल पे हमारे पास रेस्पिरेशन हो रही होती है। ऑर्गेनिज्मिक लेवल के ऊपर हमारे पास बच्चों रेस्पिरेशन जो है ना वो हो रही होती है, ऑर्गेनिज्मिक लेवल। और जो दूसरा है ना हमारे पास बच्चों, दूसरा वो है हमारे पास सेलुलर लेवल। सेल के लेवल के ऊपर जो है ना वो हमारे पास रेस्पिरेशन जो है ना वो हो रही होती है। तो इस चैप्टर के अंदर ना हम मोस्टली ऑर्गेनिज्मिक लेवल को जो है ना वो देखेंगे, क्योंकि सेलुलर लेवल को जो है ना वो हम डिस्कस करते हैं मोस्टली बच्चों बायो एनर्जेटिक्स के जो चैप्टर में ना, उसमें हम इसको जो है ना वो अच्छी तरह डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं, ये देखें गौर से देखिएगा, ऑर्गेनिज्मिक लेवल के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रही होती है ना उसको हम ब्रीदिंग भी कह रहे होते हैं।
यानी ऑक्सीजन का अंदर आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। इसको हम ब्रीदिंग भी कहते हैं। इसके अलावा इसको हम वेंटिलेशन भी कहते हैं। इस बड़े नाम है इसके बच्चों, इसको हम वेंटिलेशन भी कहते हैं। इसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं बच्चों। बहुत नाम है इसके बच्चों। इसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है? ऑर्गेनिज्मिक लेवल में होता क्या है? ऑर्गेनिज्मिक लेवल में हमारे पास ये होता है कि ऑक्सीजन को हम बॉडी के अंदर लेके आते हैं। ऑक्सीजन जो है वो आती है हमारे पास इनसाइड, ऑक्सीजन इनसाइड आती है बॉडी के, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना बच्चों वो आउटसाइड जाती है बॉडी के। तो इसको हम जो है वो कहते हैं कि ये हमारे पास ऑर्गेनिज्मिक लेवल वाली जो है ना वो हमारे पास जो है ना रेस्पिरेशन है, ठीक है बच्चों। और उसके बाद सेलुलर लेवल की जो रेस्पिरेशन होती है ना बच्चों, उसको हम नाम देते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन का। इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम बच्चों नाम देते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन का। इंटरनल रेस्पिरेशन का इसको बच्चे हम जो है ना वो नाम देते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन का इसको नाम देते हैं। और मैंने आपको बताया ये क्या है? ये मेरे पास एक कैटाबोलिक प्रोसेस है, ठीक है। ये मेरे पास एक कैटाबोलिक प्रोसेस है, मैंने आपको ऊपर बताया ये मेरे पास कैटाबोलिक प्रोसेस है। इसमें होता क्या है? इसमें हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं, और ग्लूकोज को तोड़ के जो है ना वो हम उसको एनर्जी के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। क्या होता है? हम ग्लूकोज को जो है वो तोड़ते हैं। ये मैंने इधर भी इसकी वो इक्वेशन लिखी है, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। हम C6H12O6 को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ते हैं, और हमें क्या मिलता है? मेन चीज़ जो हमें इससे हासिल करनी होती है ना, वो हमें इससे हासिल करनी होती है एनर्जी। और वो एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिलती है? वो एनर्जी हमें मिलती है ATP की फॉर्म में, और इस ATP से हम अपने जितने भी काम होते हैं ना वो सारे के सारे जो है ना बच्चों वो करते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास ये दोनों के दोनों जो है ना ऑर्गेनिज्मिक लेवल रेस्पिरेशन और सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन ये आपस में ना जुड़े होते हैं। ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। ये दोनों क्या हैं बच्चे? आपस में इंटरलिंक्ड हैं। देखिए आप लोगों को खुद ही पता चलेगा कि ये कैसे इंटरलिंक्ड है। अगर आप सेलुलर रेस्पिरेशन को देखते हैं तो सेलुलर रेस्पिरेशन में हमें ग्लूकोज को तोड़ने के लिए बच्चों क्या चाहिए? ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? वो ऑक्सीजन हमें जो है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन से आएगी, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन हमें चाहिए, ये वाली ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कहाँ से आती है? ये हमारे पास ब्रीदिंग से आती है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन से आती है, ऑर्गेनिज्मिक लेवल रेस्पिरेशन से आती है। तो ये दोनों प्रोसेसेस हमारे पास आपस में जो है ना बच्चों क्या होते हैं? आपस में हमारे पास लिंक्ड होते हैं। ये भी बात आपने याद रखनी है, वो आपसे MCQs पूछ सकता है कि ये दोनों प्रोसेसेस हमारे पास इंटरलिंक्ड होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। क्लियर है बच्चों? अच्छा उसके बाद हमारे पास कुछ हमारे पास रिस्पिरेटरी मीडिया आ जाते हैं। अब हम ना ज़्यादातर जो है ना ये ऑर्गेनिज्मिक लेवल को जो है ना बच्चे ये देखने लगे हैं। इस चैप्टर में हम ऑर्गेनिज्मिक लेवल या जिसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं उसको हम स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन या जिसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं उसको हम जो है वो स्टडी करेंगे। क्लियर है बच्चों? और इसमें होता क्या है हमारे पास? इसमें हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो इनसाइड आती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे पास आउटसाइड जो है ना वो जाती है, ठीक है। अब इसकी दो तीन बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखें हमारे पास इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है? इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास गैसेस एक्सचेंज होती हैं। गैसेस एक्सचेंज जो है ना वो हमारे पास होती है, और काफ़ी बुक्स के अंदर जो है ना इस चैप्टर का नाम ही जो है ना वो गैसेस एक्सचेंज है। गैसेस एक्सचेंज है इस चैप्टर का नाम, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या और होता है। इसके अंदर हमारे पास गैसेस जो है ना बच्चों, गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही होती है, ऑक्सीजन अंदर आ रही होती है। और ये जिस प्रोसेस के तहत ये हमारे पास गैसेस एक्सचेंज होती हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन का प्रोसेस। डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए
हमारे पास जो है ना वो गैसेस जो हैं बच्चों वो एक्सचेंज होती हैं। अब मैं आपको ना इस सारा चैप्टर पढ़ाने से पहले ना एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा ना तो आपको सारा का सारा चैप्टर जो है ना वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसका, ठीक है। ये देखें, ये मेरे पास मेरा माउथ है, यहाँ पे है मेरा माउथ, यहाँ पे मेरे पास पड़े हुए हैं लंग्स, ठीक। और लंग्स के अंदर हम जाके पढ़ेंगे, इसका एक पार्ट होता है एल्वुलाई। मैं अभी आपको सिर्फ वो समझाने लगा हूँ। ये देखें, ये मैं एक एल्वुलाई बना रहा हूँ, ये एक एल्वुलाई है मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, एक एल्वुलाई। और इस एल्वुलाई के गिर्द ना ये देखें, ये मेरे पास ऑक्सीजन ब्लड जो है ना वो जा रहा है। ये सारा का सारा ब्लड जो है ना वो इसके अंदर ट्रैवल कर रहा है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास जो है आप कहते हैं कैपिलरी है, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर ब्लड है। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया ना, आपको ये चैप्टर में मसला ही नहीं आएगा, ठीक है। अब देखें, हम माउथ से क्या करते हैं, हम माउथ से जब रेस्पिरेशन करते हैं तो उस दौरान हम क्या करते हैं, हम उस दौरान ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। अब गौर से सुनिएगा, ये ऑक्सीजन हमारे पास किधर आती है, ये ऑक्सीजन हमारे पास लंग्स के पास आती है। और लंग्स के पास जाके ये देखें, ये मेरे पास ये जो एयर आई है लंग्स के अंदर, इसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो मेरे पास ज़्यादा है। इसके अंदर मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बच्चों वो कम है इसके अंदर, क्योंकि बाहर से जो हवा आई है मेरे पास उसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है। ऑक्सीजन क्या, हमारी जो नॉर्मल एयर होती है, बाहर से जो हवा हम अपने अंदर लेके जाते हैं उसके अंदर बच्चों ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो बहुत कम होती है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा कम होती है। तो ये जो एयर हमारे पास हमने इनहेल की है और वो हमारे लंग्स के अंदर आई है, इसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो बहुत कम है, ठीक है। अब ये जो ब्लड आ रहा है ना, ब्लड हमारे पास, ये ब्लड वेजल्स के अंदर, ये जो कैपिलरी के अंदर ब्लड आ रहा है, इस ब्लड के अंदर बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और ऑक्सीजन जो है ना वो हमारे पास कम है। ऑक्सीजन क्या है, कम है। क्यों? क्योंकि ये ब्लड जो है वो टिश्यूज़ वगैरह को ऑक्सीजन दे के आ रहे हैं और उन टिश्यूज़ से जो है ना वो हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहे हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको जो है ना वो डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है बच्चों। अब गौर से देखना, अब होता क्या है कि ये देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, इधर ऑक्सीजन कम है ब्लड में, इधर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, इधर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। अब होगा डिफ्यूजन का प्रोसेस, और डिफ्यूजन के प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे पास जो चीज़ होती है ना बच्चों, वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती है। आप लोगों ने डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो है ना बच्चों चीज़ हमारे पास मूव करती है, ठीक है। अब गौर से देखना, गौर से क्या देखना कि ये देखो ऑक्सीजन किधर ज़्यादा है, ऑक्सीजन एल्वुलाई में ज़्यादा है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एल्वुलाई है और एल्वुलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा है, ब्लड में ऑक्सीजन कम है। तो हमारे पास ऑक्सीजन की डिफ्यूजन किधर होगी, ऑक्सीजन की डिफ्यूजन की अगर मैं बात करूं बच्चों, ऑक्सीजन की डिफ्यूजन की बात करूं तो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होगी हमारे पास एल्वुलाई से ब्लड के अंदर। एल्वुलाई से ब्लड के अंदर जो है ना वो हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ होगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, कार्बन डाइऑक्साइड किधर डिफ्यूज़ होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा किधर है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज़्यादा है। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन की बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड किधर ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास ब्लड में ज़्यादा है और एल्वुलाई में कम है, तो वो डिफ्यूज़ होगी हमारे पास ब्लड से एल्वुलाई में, ठीक है। ब्लड से किधर डिफ्यूज़ होगी, ब्लड से वो डिफ्यूज़ होगी एल्वुलाई के अंदर। तो ऑक्सीजन मूव करके बेटा मेरे पास किधर जाएगी, ऑक्सीजन मूव करके मेरे पास सर जाएगी ब्लड के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास मूव करके सर किधर आएगी, एल्वुलाई के अंदर आएगी। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमारे पास क्या होगा, इस सारे स्टेप के बाद हमारे पास क्या नेक्स्ट स्टेप, मैं दोबारा बनाता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास एल्वुलाई है, ये मेरे पास क्या है बच्चों, ये मेरे पास एक एल्वुलाई है और इसके सामने ये ब्लड है। ब्लड के अंदर इसने सारी ऑक्सीजन जो है ना वो अपनी दे दी है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है बच्चों, ये मेरे पास ब्लड है, ये कैपिलरी है मेरी। अब देखें, अब मेरे पास क्या होगा, अब ये जो मेरे पास ये मेरा एल्वुलाई है ना, अब जब इसने सारी ऑक्सीजन दे दी है तो इस एल्वुलाई ने के अंदर ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसने सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से ले ली है, तो मेरे पास इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है। अब ब्लड तो वो सारी चीज़ें जो है वो लेके चला गया। अब क्या होगा, अब गौर से देखिएगा, अब ये मेरे पास ये माउथ है यहाँ पे, ठीक है, माउथ है। अब गौर से देखना आपके पास क्या होने लगा, ठीक है।
ये एल्वोलाई के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो गई है, अब हमने वापस इस एल्वोलाई के अंदर ना किसी तरह ऑक्सीजन लेके आनी है, ठीक है। अब गौर से देखिएगा, गौर से क्या देखिएगा कि ये देखिए मेरे पास बाहर एयर है, एयर के अंदर मेरे पास बच्चों ऑक्सीजन क्या होती है, ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, कम होती है, ठीक है। एल्वोलाई के अंदर अभी ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो क्या होगा सर, दोबारा डिफ्यूजन होगी, और वो डिफ्यूजन कैसे होगी कि एयर हमारे माउथ के अंदर आएगी और माउथ से हमारे एल्वोलाई के अंदर जो है ना वो जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि देखें एयर के अंदर ऑक्सीजन कम है, एल्वोलाई के अंदर एयर के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, एल्वोलाई के अंदर कम है, तो डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। चीज़ हमेशा डिफ्यूज़ करेगी, जब भी उसको मौका मिलेगा वो डिफ्यूज़ करेगी। तो एयर फ़ौरन हमारे पास ऐसे मूव करते करते एल्वोलाई के अंदर आएगी, और क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बच्चों हमारे पास क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास किधर ज़्यादा है, एल्वोलाई में ज़्यादा है, और एयर जो है उसमें क्या है, कम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह मूव करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास मूव करेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी माउथ के पास, और माउथ से बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड किधर जाएगी, एयर के अंदर जो है ना वो हमारे पास जाएगी। तो ऑक्सीजन जो है वो एयर से हमारे माउथ में आएगी, माउथ से लंग्स में, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स से माउथ में, माउथ से हमारे पास एयर में चली जाएगी। क्योंकि अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कम है। तो ये डिफ्यूजन का प्रोसेस हमारे पास चलता रहेगा। अब दोबारा इस स्टेप के बाद क्या होगा कि हमारे पास दोबारा इस एल्वोलाई के अंदर क्या हो जाएगा, दोबारा एल्वोलाई के अंदर बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी। ऑक्सीजन क्या हो जाएगी बच्चों, हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये एल्वोलाई दोबारा हमारे पास ब्लड को ऑक्सीजन देने के लिए इसको हमने तैयार कर लिया, ये प्रिपेयर हो गया, ठीक है। तो दोबारा जब इसके पास ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, वो ब्लड जिसने टिश्यूज़ को जाके अपनी सारी ऑक्सीजन दे दी और वो वापस आ गया, दोबारा जो है फिर वही गैसियस एक्सचेंज का फिनोमिना होगा। दोबारा क्या होगा बच्चे, दोबारा वही गैसियस एक्सचेंज का फिनोमिना होगा। दोबारा एल्वोलाई में ऑक्सीजन कम हो जाएगी, फिर दोबारा बाहर से ऑक्सीजन आएगी, फिर दोबारा ब्लड में जाएगी, फिर ब्लड से आगे टिश्यूज़ में, टिश्यूज से वापस वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई अपने पास लेगा, अपनी ऑक्सीजन उसको देगा, फिर एल्वोलाई के अंदर ऑक्सीजन दोबारा कम हो जाएगी, फिर वही स्टेप जो है ना वो हमारे पास बच्चों इस तरह जो है ना वो चलता रहेगा। तो इस तरह हमारे पास गैसेस जो है ना वो बच्चों एक्सचेंज हो रही होती हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इस प्रोसेस को समझाने के लिए मैंने आपके सामने सारी डिटेल रखी है। हमारे पास गैसेस एक्सचेंज जो होती है ना वो किस प्रोसेस के ज़रिए होती हैं, उसमें कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कोई सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट कुछ भी नहीं होता, वो किसके ज़रिए होती है, डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए हमारे पास जो है ना वो गैसेस एक्सचेंज जो है ना वो हमारे पास हो रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि हमारे पास गैसेस एक्सचेंज के लिए मीडियम कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ पे हम गैसेस एक्सचेंज जो है ना वो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास गैसेस एक्सचेंज कराने के लिए मीडियम कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास गैसेस एक्सचेंज के लिए मीडियम कौन कौन से होते हैं। तो देखें हम तो इंसान हैं, हमारा मीडियम क्या है गैसेस एक्सचेंज करने का, एयर है, हम एयर के साथ गैसेस एक्सचेंज करते हैं जी। लेकिन जो फिशीज़ हैं, जो अंडर वाटर स्पीशीज़ हैं, अंडर वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो गैसेस एक्सचेंज कहाँ पे करते हैं, वो गैसेस एक्सचेंज एयर के साथ तो कर नहीं सकते, वो वाटर के साथ जो है ना बच्चों गैसेस एक्सचेंज जो है ना वो हमारे पास करते हैं। तो हमारे पास दो मीडियम होते हैं बच्चों गैसेस एक्सचेंज के, एक हमारे पास होता है एयर का और दूसरा होता है हमारे पास वाटर का, ठीक है। एक एयर का होता है और एक हमारे पास जो है ना वो वाटर का होता है, ठीक है। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो हमारे पास वाटर के अंदर कर रहे होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, और जो टेरिस्टेरियल यानी ज़मीन पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे पास एयर के अंदर जो है ना वो गैसेस जो है ना वो एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो टेरिस्टेरियल ऑर्गेनिज्म जो है ना बच्चों वो हमारे पास कहाँ पे कर रहे होते हैं, वो हमारे पास कर रहे होते हैं एयर के अंदर, ठीक है। और एयर की अगर हम बात की जाए तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो एयर है ना, एयर के अंदर अबाउट 21% जो है ना वो हमारे पास ऑक्सीजन होती है। एयर की अगर हम बात करें ना एयर की, तो एयर के अंदर अगर हमारे पास 100% एयर है तो उसके अंदर से कितने परसेंट जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन होगी, तो एयर के अंदर हमारे पास 21% ऑक्सीजन होती है, बाकी जो है वो डिफरेंट कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, ये वगैरह सारे कुछ होते हैं। और वाटर के अंदर अगर हम बात करें कि वाटर के अंदर हमारे पास कितनी ऑक्सीजन होती है, तो वाटर के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5% ऑक्सीजन जो है ना वो होती है,
5% ऑक्सीजन आप कहते हैं कि हमारे पास एयर के अंदर जो है ना बच्चों प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा आपने याद रखना है कि हमारे पास मैंने ऊपर भी बताया कि कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कोई सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट, कोई चीज़ जो है ना वो हमारे पास नहीं होती। अब वो ना हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है कि वाई एयर इज़ बेटर देन वाटर, वाई एयर इज़ बेटर देन वाटर, वाई एयर इज़ better than water for gases exchange। कि एयर वाटर से बेटर क्यों हुआ गैसेस एक्सचेंज के अंदर। तो सर इसके बड़े पॉइंट्स हैं, ठीक है, जितने पॉइंट्स मैं आपको लिखवाऊँ वो कम है, ठीक है। पहली पॉइंट क्या है कि हम ऑक्सीजन को एयर से ज़्यादा अच्छा ऑब्टेन कर सकते हैं। ऑक्सीजन can be obtained better from air। हम ऑक्सीजन को एयर से ज़्यादा अच्छी तरह ले सकते हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर। इसलिए देखें जब हम स्विमिंग पूल में जाते हैं या पानी के अंदर मुंह डालते हैं तो हमें और सांस लेने में बहुत ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि हम जो है ना वो वाटर के अंदर से जो है आप कहते हैं कि वाटर के अंदर से एयर इतनी ऑक्सीजन अच्छी तरह नहीं ऑब्टेन कर सकते जितनी हम जो है वो एयर के ज़रिए जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है। बेटर फ्रॉम एयर कैन बी ऑब्टेन्ड बेटर फ्रॉम एयर। इस लाइन को मैं इस तरह लिखता हूँ, कैन बी ऑक्सीजन कैन बी ऑब्टेन्ड बेटर फ्रॉम एयर, कैन बी ऑब्टेन्ड बेटर फ्रॉम एयर, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट बच्चों हमारे पास ये है कि हमारे पास एक एयर के अंदर जो ऑक्सीजन का कंटेंट है वो ज़्यादा है। एयर के अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट क्या है मैंने आपको बताया ज़्यादा है, 21% जो है ना वो मैंने आपको ऊपर लिखवाया है। एयर के अंदर ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। अगर हम 1 लीटर ऑफ वाटर की बात करें, ठीक है, अगर मैं बताऊं कि मेरे पास 1 लीटर ऑफ वाटर है, ठीक है, और साथ में कहूँ कि मेरे पास 1 लीटर ऑफ एयर है, तो इनमें कितनी ऑक्सीजन होगी। तो देखें 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर ना हमारे पास सिर्फ 10 ml जो है ना 10 ml आप कहते हैं कि हमारे पास जो है ना वो ऑक्सीजन होगी, ठीक है, 10 ml O2। लेकिन 1 लीटर ऑफ एयर के अंदर हमारे पास अप्रोक्सीमेटली बच्चों 200 ml जो होती है ना वो हमारे पास O2 होती है। यानी 1000 ml अगर हम एयर लें तो उसके अंदर से 200 ml जो है वो ऑक्सीजन होती है, और अगर हम 1000 ml वाटर लें तो उसके अंदर सिर्फ 10 ml जो है ना वो ऑक्सीजन जो है ना वो हमारे पास होती है, ठीक है। उसके बाद तीसरा ये है कि ऑक्सीजन हमारे पास एयर के अंदर से ज़्यादा अच्छी तरह डिफ्यूज़ करती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। यानी अगर हम एयर में बैठ के सांस लें तो वो ज़्यादा अच्छी तरह जो है ना वो हम ले सकते हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो एयर डिफ्यूजन की अगर हम बात करें तो डिफ्यूजन हमारे पास एयर में ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। इंक्रीज इन एयर, वो कैसे सर? मतलब अगर हम हवा में बैठ के सांस लें, ऑक्सीजन को अपने अंदर लेके जाएं तो वो 8000 टाइम्स ज़्यादा क्विकली हमारे अंदर जाती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। 8000 टाइम्स मोर होती है हमारे पास, तेज़ होती है, फास्टर देन वाटर, फास्टर देन वाटर, ठीक है, फास्टर देन वाटर। मतलब इसका क्या है कि ये देखें ये मेरे पास जो है वो एल्वोलाई है, ठीक है, ये मेरे पास ये मेरे पास है ब्लड वेसल, ये मेरे पास क्या है ब्लड है, और ये मेरे पास जो है ना आप कहते हैं कि एल्वोलाई है। ये क्या है बच्चों मेरे पास? ये मेरे पास एल्वोलाई है, ठीक है। तो वो कहता है कि ये जो ऑक्सीजन की यहाँ से डिफ्यूजन है, ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ करवाएं ब्लड के अंदर, ठीक है, तो अगर तो हमारे पास यहाँ पे मीडियम है, यहाँ पे मीडियम क्या है? एयर है। तो अगर तो यहाँ पे मीडियम एयर है
तो हमारे पास डिफ्यूजन जो है वो ज़्यादा तेज़ होती है, और कितनी तेज़ होती है, 8000 टाइम ज़्यादा तेज़ होती है, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो इधर से जल्दी से मूव करके ब्लड के अंदर आ जाए। लेकिन अगर यहाँ पे मीडियम हमारे पास वाटर है तो फिर हमारे पास जो है ना वो डिफ्यूजन जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, 8000 टाइम जो है ना वो स्लो हो जाती है, ठीक है। इसलिए पानी में जाके ना आपकी बॉडी को सही तरह से जो है ना आप कह दें कि सांस लेने में मसला होता है, ठीक है। तो इतनी हमारे पास डिफ्यूजन जो है वो फास्टर होती है एयर के अंदर, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारे पास वो कहता है कि ये जो 8000 टाइम हमने बताया है कि हमारे पास जो है वो ब्रीदिंग जो है वो ज़्यादा होती है, सॉरी डिफ्यूजन ज़्यादा होती है। ये क्यों होती है इस तरह? क्योंकि हमारे पास वाटर जो है ना वो ज़्यादा डेंसर है। वाटर क्या है बच्चों? हमारे पास वाटर हमारे पास बच्चों बहुत ज़्यादा डेंसर है। तो जो चीज़ ज़्यादा भारी होती है उसको मूव कराने में उतना ही मसला होता है ना। अब देखें एयर जो है वो बिल्कुल हल्की सी लाइट है, तो हम उसको अब फ़ौरन अपने लंग्स के अंदर ले जाएंगे, वहाँ से उसके अंदर से ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ करा लेंगे। अब वाटर जो है वो इतना भारी है, उसको मूव करने में इतना मसला होगा, हमें मुंह से लंग्स तक वाटर को लेके जाने में पहली बात तो हम लेके जा ही नहीं सकते, हम मर जाएंगे। लेकिन अगर हम सपोज कर लें कि हमने वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, माउथ से लंग्स के अंदर लेके जाना है और फिर उसके अंदर से ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ कराना है, तो वाटर इतना भारी होता है कि उसको मूव करने में इतनी ज़्यादा जो है वो मुश्किल आती है और ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो इसी वजह से वाटर जो है वो डेंसर होता है और हमारे पास एयर जो है वो लेस डेंसर होती है, जिसकी वजह से एयर के जो है वो जल्दी मूव कर लेती है, और वाटर जो है वो हमारे पास जो है वो लेस आप कह दें कि स्लोअर होता है, स्लो टू मूव होता है, ठीक है। वाटर हमारे पास स्लोअर होता है, स्लोअर टू मूव। वाटर को मूव कराने में, वाटर को डिफ्यूज़ कराने में हमें टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू एयर, क्योंकि एयर हल्की है तो वो जल्दी से मूव कर जाएगा। पतला बंदा ज़्यादा जल्दी भाग के किसी जगह पे जा सकता है एज़ कम्पेयर टू मोटे बंदे के, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है, पाँचवा पॉइंट ये है कि वाटर हमारे पास एयर से 50 टाइम्स मोर विस्कस होता है। विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा। कोई चीज़ गाढ़ी है, ठीक है। शीरे को मूव कराएं आप, शीरे की जो डेगची होती है उसको आप ज़मीन के ऊपर फेंकें, आहिस्ता 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 मूव करेगा। शहद को देख लें, किसी टेबल के ऊपर आप शहद को फेंकें, बिल्कुल स्लोली मूव करेगा। लेकिन उसी टेबल के ऊपर आप वाटर को फेंकें तो एकदम मूव करके जो है ना वो आगे जाएगा। तो इसी वजह से वाटर जो है ना वो 50 टाइम्स विस्कस होता है एयर से। इसी वजह से उसको मूव करने में जो है ना वो स्लो, ज़्यादा टाइम लगता है, वो स्लो होता है, 50 टाइम्स विस्कस देन एयर। इसी वजह से वो स्लोअर टू मूव होता है हमारे पास, स्लोअर टू डिफ्यूज़ या स्लोअर टू मूव। इसी वजह से देखें एयर के अंदर से हम ऑक्सीजन जल्दी डिफ्यूज़ करवा सकते हैं, जल्दी हासिल कर सकते हैं। एयर के अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट भी ज़्यादा होता है तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन जल्दी से ज़्यादा एयर के अंदर से हम ऑक्सीजन को जल्दी से डिफ्यूज़ करवा सकते हैं। एयर जो है वो जल्दी मूव करके हमारे लंग्स के अंदर आ सकती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। क्यों? क्योंकि एयर तो एक तो उसका वजन कम है, दूसरा उसका गाढ़ापन जो है वो कम है। वाटर का वजन ज़्यादा है, वाटर की विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो उसको माउथ से मूव करते करते लंग्स में आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और इतना ज़्यादा टाइम लगेगा और आके वो हमारे पास सही तरह से ऑक्सीजन भी जो है वो आगे डिफ्यूज़ नहीं करवा सकेगा ब्लड के अंदर। क्लियर है? तो इन सारी वजूहात की बेस पे हमारे पास हम कहते हैं कि जो वाटर है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है या वो इतना अच्छा नहीं है गैसेस एक्सचेंज में एज़ कम्पेयर टू एयर, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारे पास आती है रिस्पिरेटरी सरफेस। उसके बाद आती है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस के। जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, जिस सरफेस के गिर्द हमारे पास गैसेस एक्सचेंज होनी है, वो सरफेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, उस सरफेस को किस तरह का होना चाहिए ताकि जो है वो गैसेस अच्छी तरह से एक्सचेंज हो सकें, अच्छी तरह से एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज़ हो सकें। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेसेस। क्लियर है? अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है, ठीक है। अच्छा, 6-7 प्रॉपर्टी जो हैं वो इसके अंदर हमारे पास हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि सरफेस, जो रेस्पिरेटरी सरफेस है ना, वो लार्ज होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? वो लार्ज होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए, और उसके ऊपर थोड़ा सा मॉइस्चर होना चाहिए। उसके ऊपर थोड़ा सा क्या होना चाहिए? उसके ऊपर थोड़ा सा जो है ना वो हमारे पास मॉइस्चर होना चाहिए। पहली तो प्रॉपर्टी ये है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों हमारे पास ये है कि हमारे पास जो एपिथीलियम है ना, जो वो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए, थिन एपिथीलियम होना चाहिए उसका,
ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैं लिख दूं, फिर मैं एक साथ ही जो है ना इनको एक्सप्लेन करूंगा बच्चों आप लोगों के सामने। थिन एपिथीलियम होना चाहिए इसका, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है, तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास गैसेस को वहाँ से वेंटिलेट करने में आसानी हो, इजी टू वेंटिलेट, ठीक है। या आप कहते हैं कि गुड वेंटिलेशन, इसको इस तरह भी आप कह सकते हैं, गुड वेंटिलेशन जो है ना वो हमारे पास होनी चाहिए वहाँ पे। गुड वेंटिलेशन। चौथा ये है हमारे पास कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छी होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए। ब्लड सप्लाई वहाँ पे बच्चों अच्छी होनी चाहिए या गुड होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको ये चारों पॉइंट समझाता हूँ कि इससे क्या होगा। देखें मेरे पास एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है मेरे पास, ये मेरे पास ए सरफेस है। मैं इसको दोबारा बना लेता हूँ, ये देखें एक मेरे पास ये सरफेस है, इसको मैंने ए का नाम दे दिया, ठीक है। ये मेरे पास सरफेस ए है, ठीक है, ये ए सरफेस है। और दूसरी मेरे पास ये एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस को मैं नाम दे देता हूँ बी का, ठीक है। एक चीज़ मैं और बना लूँ यहाँ पे, ये हमारे पास इसके गिर्द ये जो कैपिलरीज हैं या ब्लड वेजल्स है ना, ये है हमारे पास। ये रेड में मैंने क्या बनाई है, ये रेड में मैंने बनाई है ब्लड वेजल्स। ये दो सरफेसेस है मेरे पास। मुझे बताएं इन दोनों सरफेसेस में कहाँ पे ज़्यादा अच्छी गैसेस जो है ना वो एक्सचेंज होंगी। तो सर आपका आंसर होना चाहिए बी। सर बी क्यों? क्योंकि ये जो बी सरफेस है ना ये हमारे पास चारों की चारों जो प्रॉपर्टीज़ है ना उनको हमारे पास इंश्योर कर रहा है। वो कैसे? एक तो सर ये सरफेस ए से लार्ज है, देखें कितना ज़्यादा है ये सरफेस हमारे पास, इसका सरफेस एरिया कितना ज़्यादा है। दूसरा ये है कि ये थिन है हमारे पास, पतला है, यहाँ से गैसेस को गुजरने में ज़्यादा आसानी होगी, ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को गुजरने में जो है वो ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। ये जो है वो मोटा है, थिक है, तो यहाँ से उस ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को मूव करने में ना बहुत ज़्यादा मसला आएगा, ठीक है। मुझे बताएं एक रास्ता जो है वो छोटा सा है, उधर से पास करने में आपको आसानी होगी, या एक बड़ा सा रास्ता है उधर से पास करने में आपको आसानी होगी? लाजमी सी बात है, छोटा रास्ता जितना होगा उतनी जल्दी आप पहुँच सकेंगे, उतनी जल्दी आप मूव कर सकेंगे, क्लियर है। दूसरा ये तीसरी प्रॉपर्टी भी ये हो गई कि जब देखें हमारे पास ये एक बड़ा सरफेस एरिया इसका लार्ज है, इसके अलावा जो है वो हमारे पास जो है इसके अंदर इसके जो एपिथेलियम है, इसकी जो वॉल है वो हमारे पास थिन है, तो वहाँ से हमारे पास वेंटिलेट करने में भी आसानी होगी, ठीक है। अच्छा, हमें अगर इजी टू वेंटिलेशन में ये है कि हमारे पास वहाँ पे ग्रेडियंट अच्छा होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अच्छा होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अच्छा होना चाहिए। इससे क्या मुराद है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से? इससे मुराद ये है कि एक साइड पे क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ऑन वन साइड, और दूसरी साइड पे हमारे पास क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए। जब ये होगा तभी हमारे पास एक ग्रेडियंट बनेगा, और उस ग्रेडियंट के ज़रिए चीज़ जो है वो हायर क्वांटिटी वाली जगह से मूव करके दूसरी लोअर क्वांटिटी वाली जगह पे आएगी। तो इजी टू वेंटिलेट का मतलब ये है कि हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एक अच्छा होना चाहिए, गुड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, डिक्रीज क्वांटिटी ऑन अदर साइड, ठीक है। मैं इसके साथ डबल एरो लगा देता हूँ ताकि इसका मतलब हो जाए कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होनी चाहिए एक साइड पे और दूसरी साइड पे बहुत कम होनी चाहिए, ताकि चीज़ जो है वो अच्छी तरह डिफ्यूज़ हो सके। और देखें बी वाली साइड पे हमारे पास जो है ना बच्चों ब्लड सप्लाई भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। ये देखें कैपिलरीज ने ऐसे गुच्छा बनाया हुआ है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है।
गैसेस जो है वो ब्लड के साथ अच्छे कांटेक्ट में है, जल्दी जल्दी ब्लड के अंदर जाएंगी और वापस आ जाएंगी। यहाँ पे ब्लड ही थोड़ा है, पहले थोड़ा सा ब्लड गैसेस के एक्सचेंज करेगा, फिर वो आगे गुजरेगा, फिर पीछे वाला आएगा वो एक्सचेंज करेगा। यहाँ पे एट अ टाइम इतना ज़्यादा ब्लड है कि ज़्यादा जल्दी जो है वो सारी की सारी गैसेस हमारे पास एक्सचेंज हो जाएंगी। क्लियर है? तो ये हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो हमारे पास जो है ना बच्चों लाजमी जो है ना वो प्रेजेंट होनी चाहिए। इसी इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से आप कहते हैं कि हमारे पास जो है वो रेस्पिरेशन जो होती है ना, इन चारों प्रॉपर्टीज़ अगर होंगी ना तो हमारे पास इन चारों प्रॉपर्टीज़ की वजह से क्या होगा बच्चे, इन चारों प्रॉपर्टीज़ की वजह से रेस्पिरेशन का रेट जो है ना वो हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा। रेस्पिरेशन एक तो ईजी हो जाएगी, रेस्पिरेशन क्या होगी, एक तो तेज़ हो जाएगी और साथ स्मूथली भी होगी। रेस्पिरेशन का रेट तेज़ हो जाएगा, साथ वो हमारे पास स्मूथ भी हो जाएगी, स्मूथली इंक्रीज स्मूथनेस हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो इन चारों प्रॉपर्टीज़ की वजह से ज़्यादा अच्छी रेस्पिरेशन हमारे पास हो सकेगी। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट बच्चों आ जाते हैं हमारे पास ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है वो हम देखेंगे अब कि ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह का होता है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके। ठीक है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ना 2 कंपोनेंट्स होते हैं बच्चे। ठीक है, कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 2। एक होता है उसके अंदर जो उसका पहला कंपोनेंट उसको हम कहते हैं एयर पैसेजवे। एयर पैसेजवे, जहाँ से एयर जो है वो गुजर के हमारे पास दूसरे कंपोनेंट तक पहुँचती है, और वो दूसरा कंपोनेंट होता है बच्चों हमारे पास लंग्स। ठीक है, तो 2 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम के। अगर हम एयर पैसेजवे की बात करें ना, तो एयर पैसेजवे हमारे पास जो है ना शुरू होता है, एयर पैसेजवे हमारे पास शुरू होता है बच्चों नोज़ से। ठीक है, नोज़ से हमारे पास जो है ना वो शुरू होता है हमारा एयर पैसेजवे। ठीक है, और अगर नोज़ की बात की जाए हम ना, तो नोज़ में हमारे पास आगे डिफरेंट पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास नोज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स नोज़, इसके अंदर इसके अलावा जो है वो प्रेजेंट होता है हमारे पास नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी बच्चों जो है ना वो हमारे पास इसके अंदर जो है ना वो प्रेजेंट होती है। ठीक है बच्चे, नोस्ट्रिल्स की अगर बात की जाए ना, नोस्ट्रिल्स की, तो नोस्ट्रिल्स हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, नोस्ट्रिल्स एक होते हैं हमारे पास एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, एक होते हैं हमारे पास एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, और दूसरे होते हैं बच्चों हमारे पास इंटरनल नोस्ट्रिल्स। एक होते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स और दूसरे होते हैं बच्चों हमारे पास इंटरनल नोस्ट्रिल्स। ठीक है, अच्छा, और अब इन एक्सटर्नल और इंटरनल नोस्ट्रिल्स की लोकेशन भी बता दें, तो ये जो बाहर वाली साइड पे आप देख रहे होंगे आपके नाक के आगे 2 ओपनिंग्स है ना, इनको हम एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स कहते हैं। और यहाँ पे बैकवर्ड हमारे पास नेजल कैविटी के एंड पे जहाँ से फेरिंग्स से शुरू होना होता है, वहाँ पे हमारे पास इंटरनल नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये मेरे पास एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स हो जाएंगे, और ये जो पीछे वाली साइड पे प्रेजेंट है बच्चों, इनको हम कहेंगे इंटरनल नोस्ट्रिल्स। क्लियर है? अच्छा, और नोज़ के बारे में आपने याद रखना है कि नोज़ जो है ना वो हमारे पास ओनली विजिबल पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, विजिबल। इसके अलावा सारा का सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना वो बॉडी के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। सिर्फ नोज़ जो है ना वो हमारे पास विजिबल पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का विजिबल पार्ट होता है। और नोज़ के अंदर वो अगर आपसे पूछे कि हमारे पास क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, तो मोस्टली नोज़ के अंदर जो है ना बच्चों कार्टिलेज और सिर्फ जो है वो 1 या 2 बोन्स जो है ना वो हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो हम अपने सिलेबस तक ही रहेंगे और हम कहेंगे कि नोज़ हमारे पास किससे बनते हैं। नोज़ हमारे पास बनता है कार्टिलेज से, और एक बोन होती है जिसको हम कहते हैं एथमोइड बोन। ठीक है, एथमोइड बोन से जो है वो हमारे पास ये जो है वो नोज़ बनता है। आप देखेंगे जो आगे वाला पोर्शन है नोज़ का, ठीक है, अगर मैं नोज़ के आगे वाले पोर्शन की बात करूँ ना, तो ये आगे वाला जो पोर्शन है ना बच्चों, ये वाला, ये हमारे पास जो है कार्टिलेज से बना होता है। और पीछे जो है अगर आप फील करें तो आपके नाक के ऊपर आपको एक हड्डी फील हो रही होगी यहाँ पे ऐसे करके, तो ये जो हड्डी है ना ये हमारे पास एथमोइड बोन जो है ना बच्चों ये होती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास एथमोइड बोन जो है ना वो हमारे पास होती है। तो कार्टिलेज से बनता है, और सेकंड चीज़ इसमें क्या होती है, सेकंड चीज़ इसमें एथमोइड बोन होती है हमारे पास। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद बच्चों हमारे पास शुरू हो जाता है नेज़ल कैविटी। क्या शुरू हो जाता है? नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी हमारे पास जो है ना वो होलो स्पेस होती है नाक के अंदर। ठीक है, एक होलो स्पेस होती है नाक के अंदर, नोज़ के अंदर एक होलो स्पेस होती है हमारे पास। ठीक है,
और हमारे पास नेज़ल कैविटी को दरमियान से आपने देखा होगा कि नाक के दरमियान में बिल्कुल एक पार्टीशन प्रेजेंट होती है, ठीक है। उस पार्टीशन को हम नेज़ल सेप्टम कहते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि नेज़ल कैविटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। आपके नाक के अंदर 2 कैविटीज़ प्रेजेंट है, एक लेफ्ट नेज़ल कैविटी, एक राइट नेज़ल कैविटी, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। और जो उनके दरमियान में एक मेम्ब्रेन टाइप जो एक पड़ा हुआ है, तो उसको हम कहते हैं सर नेज़ल सेप्टम। नेज़ल सेप्टम ने हमारे पास नेज़ल कैविटी को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, राइट एंड लेफ्ट नेज़ल कैविटीज़ में डिवाइड कर दिया। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब हमारे पास जो मेन चीज़ शुरू होती है ना, वो इसका स्ट्रक्चर, नेज़ल कैविटी का जो स्ट्रक्चर है ना, वो शुरू होता है, ठीक है। नेज़ल कैविटी की अगर मैं बात करूँ ना, अंदर से अगर मैं देखूँ तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नेज़ल कैविटी के अंदर ये देखें, अगर मैं इसका ये ऐसे कोई छोटा सा पार्ट बना रहा हूँ, तो नेज़ल कैविटी के ऊपर ना हमारे पास सीलिएटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सीलिएटेड सेल्स से क्या मुराद है कि ये देखें, ये मेरे पास ऐसे सेल्स हैं, ये सेल्स हैं मेरे पास, ये इनके ऊपर ऐसे हमारे पास जो है ना वो सीलिया जो है ना वो बना होगा, ये सीलिया जो है ना वो बना होता है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास नेज़ल कैविटी के अंदर जो है ना बच्चों सीलिएटेड एपिथेलियम जो है वो प्रेजेंट होता है। कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, कौन सी वॉल्स होती हैं इसकी, सीलिएटेड एपिथेलियम जो है ना वो हमारे पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इस सीलिएटेड एपिथेलियम के ना फंक्शन क्या होते हैं, एक तो फंक्शन ये है कि ये हमें सीलिया प्रोवाइड कर रहे हैं, सीलिया का मैं आगे आपको फंक्शन बताता हूँ। दूसरा ये होता है कि ये एपिथेलियम के अंदर ना कुछ सेल्स होते हैं जो हमारे पास म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। किसको प्रोड्यूस करते हैं, म्यूकस को जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, ठीक है, गौर से देखना है। ये तो सीलिएटेड एपिथेलियम होगा जो हमें सीलिया और म्यूकस दे रहा है। इसके अलावा आपको पता है कि हमारे पास नोज़ के अंदर ना थोड़े से बाल भी प्रेजेंट होते हैं, नोज़ हेयर जिनको हम नाम देते हैं, तो नोज़ हेयर्स भी जो है ना वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो ये 3 चीज़ें हो गई हमारे पास, एक चीज़ हो गई नोज़ हेयर्स, दूसरे हो गए सीलिया, और तीसरे हो गए हमारे पास म्यूकस। ये 3 चीज़ें जो है ना हमारे पास नेज़ल कैविटी के अंदर जो है ना वो मेन प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब इन 3 चीज़ों का अल्लाह ताला ने कोई ना कोई तो फंक्शन रखा होगा ना बच्चे, तो इनका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और वो फंक्शन जो है ना वो मैं आपको बताने लगूँ, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन ये है कि ये हमारे पास जो है ना वो जो एयर आ रही है ना उसको फ़िल्टर करते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारे पास एयर को फ़िल्टर करते हैं, फ़िल्टर द एयर। जो एयर आ रही है हमारे पास उसको फ़िल्टर करते हैं। फ़िल्टर करने से क्या मुराद है बच्चे, ये उसके अंदर से जितने भी पैथोजेंस हैं या दूसरा जो है वो हार्मफुल मटेरियल है उनको रिमूव कर देते हैं, उनको ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। ट्रैप करते हैं हार्मफुल पैथोजेंस को, हवा के अंदर जितने भी पैथोजेंस आ रहे हैं, क्योंकि हवा के अंदर देखें ना, हवा साफ़ तो नहीं ना होती, हवा के अंदर इतने पोल्यूटेंट्स होते हैं, हवा के अंदर इतने बैक्टीरिया होते हैं, इतने वायरस होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो ये हार्मफुल पैथोजेंस को ट्रैप करते हैं, और इसके अलावा जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ना बच्चे, उनको भी ये ट्रैप कर लेते हैं। ये आगे उनको जाने नहीं देते, क्योंकि एक दफ़ा वो आगे लंग्स में चले गए, वो वहाँ पे जाके आपको बीमारी कॉज कर सकते हैं, टीबी वगैरह, फ्लू वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको हो सकती हैं, ठीक है। ये हमारे पास पैथोजेंस को, हार्मफुल पैथोजेंस जो है उनको ट्रैप करते हैं, पोल्यूटेंट्स वगैरह को ट्रैप करते हैं। पोल्यूटेंट्स में क्या आ जाता है, पोल्यूटेंट्स में हमारे पास जो है वो डस्ट वगैरह जो है ना वो आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो म्यूकस होता है ना, म्यूकस बच्चों, म्यूकस हमारे पास जो एयर आ रही होती है ना उसको मॉइस्ट करता है, ठीक है। एयर जो हमारे पास, म्यूकस किस तरह का होता है, लिक्विड टाइप होता है, ठीक है, लिक्विड टाइप होता है। तो ये जो हमारे पास हवा आ रही होती है ना उसको मॉइस्ट करता है। मॉइस्ट करने का क्या होगा, फ़ायदा होता है, देखिए जो ड्राई एयर होती है ना वो पास करे ना आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम में, तो वो एक अजीब सी फीलिंग या वो उसको पास करते हुए ना मसला आता है। लेकिन जितनी मॉइस्ट, देखें पानी को पास करते हुए ना आसानी होती है, पानी किसी भी जगह से जो है वो पास कर जाता है। तो ड्राई एयर जो होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, उसको पास करने में मसला होता है, तो हम उसको थोड़ा सा मॉइस्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो ईजिली पास हो सके, ठीक है। मॉइस्ट कर देते हैं इनकमिंग एयर को। क्लियर है बच्चों। इसके अलावा ये जो टेम्परेचर, जो एयर आ रही होती है हमारे पास, उसका टेम्परेचर भी मेंटेन करते हैं, ठीक है। मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ एयर। इसका क्या फ़ायदा, देखिए अगर बाहर गर्म हवा चल रही है, वो गर्म हवा आपकी बॉडी के अंदर आके आपको गर्म कर सकती है, या बाहर ठंडी हवा चल रही है वो आके आपकी बॉडी को ठंडा कर सकती है, टेम्परेचर चेंज कर सकती है। टेम्परेचर चेंज होगा तो हमारी बॉडी का जो है वो डिफरेंट फंक्शन जो है वो ख़राब हो जाएंगे। तो इसी वजह से ये जो सीलिया और म्यूकस है ना, ये उस टेम्परेचर को भी मेनटेन कर रहे होते हैं। मेनटेन द, सीलिया को तो इतना रोल नहीं होता, लेकिन ये म्यूकस का बहुत ज़्यादा रोल होता है। मेनटेन द टेम्परेचर ऑफ इनकमिंग एयर, मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ इनकमिंग एयर, ठीक है बच्चों।
तो अल्लाह ताला ने ना सारी चीज़ों का कोई ना कोई जो है ना वो आपके लिए जो है ना वो फ़ायदा जो है ना वो ज़रूर रखा हुआ है, ठीक है। और हमारे पास ये जो टेम्परेचर को मेंटेन करने वाली चीज़ है, ये हमारे पास जो है वो क्या करते हैं, कौन करवा रहा होता है, ये हमारे पास जो एपिथीलियम है ना, ये नेज़ल कैविटी का, ये देखिए मैंने आपके सामने एपिथीलियम बनाया था। इस एपिथीलियम के ऊपर ऐसे सेल्स बनाए थे और उन सेल्स के ऊपर ऐसे मैंने सीलिया बनाया था, ठीक है। इन एपिथीलियम के नीचे ऐसे हमारे पास ना ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होती हैं। ब्लड वेजल्स हमारे पास आप कह दें कि प्रेजेंट होती हैं एपिथीलियम के नीचे। ये ब्लड वेजल्स जो है ना वो आपने थर्मो रेगुलेशन में पढ़ा हुआ है कि ब्लड वेजल्स जो है ना वो टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं। तो ये ब्लड वेजल्स जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन कर रही होती हैं। और अगर तो बाहर हवा जो है वो ठंडी है तो फिर ये उसको वार्म कर देते हैं, ठीक है। अगर हवा बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी है तो ये हमारे पास एयर को वार्म कर देते हैं, ठीक है। एयर को क्या कर देते हैं, वार्म कर देते हैं। क्योंकि मोस्टली हम अगर अपने इन्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ठंडी हवा जो होती है वो मोस्टली ठंडी ही होती है, ठीक है, या उसका टेम्परेचर जो है वो कम ही होता है। तो ये एयर को जो है ना वो वार्म करते हैं। और एयर का टेम्परेचर कहाँ तक मेंटेन करके रखते हैं, ये हमारे पास मेंटेन करके रखते हैं 30 डिग्री सेल्सियस तक। ना इससे जो है वो ज़्यादा होने देते हैं, ना इससे जो है ना वो कम होने देते हैं। तो ये एयर का टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस तक जो है ना वो बच्चों मेंटेन करके रखते हैं। क्लियर है। तो ये हमारे पास जो है ना वो नेज़ल कैविटी का आप कह दें कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। इसके अलावा नेज़ल कैविटी में हमारे पास एक छोटी सी और बात लिखी हुई है, वो क्या है कि हमारे पास नेज़ल कैविटी के अंदर ना एक छोटा सा पार्ट होता है, ये वाला पार्ट एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो सामने वाला होता है इसको हम बच्चों नाम देते हैं वेस्टिब्यूल का। और इस वेस्टिब्यूल पार्ट के अंदर ना हमारे पास नोज हेयर जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। आपने भी देखा होगा सामने वाली साइड के नाक के हमारे पास जो है ना वो बाल नजर आ रहे होते हैं, तो वो वेस्टिब्यूल पार्ट होता है जहाँ पे हमारे पास नोज हेयर जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा नेजल कैविटी के अंदर ना 3 ऐसे छोटी छोटी ना हमारे पास प्रोजेक्शंस होती हैं, छोटी छोटी बोन्स की ना छोटी छोटी प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है। ये प्रोजेक्शंस हमारे पास कहलाती हैं कोंका, नेजल कोंका। और ये एक होती है जो सबसे ऊपर हो उसको हम कहते हैं सुपीरियर कोंका, जो दरमियान में होती है मिडिल कोंका, और जो नीचे होती है उसको इन्फीरियर कोंका। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास ना 3 रास्ते बन गए हैं। अब जो हवा एंटर हुई है वो ऊपर वाले रास्ते से भी जा सकती है, वो ये मिडल वाले रास्ते से भी जा सकती है, और वो ये नीचे वाले रास्ते से भी जो है ना वो जा सकती है। तो इन नेजल कोंका की वजह से ना हमारे पास क्या होता है कि 3 पैसेजवेज बन जाते हैं हमारे पास, ठीक है। ये जो छोटे छोटे बोन्स के जो पीसीज हैं ये हमारे पास ऊपर वाली पोर्शन पे पड़ा होगा, मिडिल पोर्शन पे, इंफीरियर पोर्शन पे, ठीक है। मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये सामने से अगर मैं देख रहा हूं तो ये मेरे पास नेजल सेप्टम है। नेजल सेप्टम के बाद ना ऐसे हमारे पास जो है ना वो अंदर वाली साइड पे ये एक ऊपर बोन पड़ी हुई है, ये दरमियान में और ये नीचे, ठीक है। तो अब हवा जो आई है ना, हवा या तो ऐसे ऊपर से पास कर सकती है या नीचे से पास कर सकती है, दरमियान से या सबसे नीचे से। तो इन नेजल कोंका की वजह से ना हमारे पास जो हवा है ना उसके 3 पैसेजवेज हो सकते हैं, हो जाते हैं, ठीक है। तो वो इजीली जो है ना वो हमारे पास मूव करके जा सकती है, ठीक है। नेजल कोंका की वजह से, नेजल कोंका की वजह से बोनी है जो छोटे छोटे बोन्स के पीसीज होते हैं, इनकी वजह से 3 पैसेजवे बन जाते हैं हमारे पास, 3 पैसेजवेज बन जाते हैं हमारे पास, ठीक है। एयर 3 पैसेज। अब इसका जो है ना वो फ़ायदा क्या होता है, मैं थोड़ा सा ना आपको डिटेल में समझाना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये क्यों रखे हुए हैं। देखिए आप लोग एक सड़क पे जा रहे हैं, अगर उस सड़क पे कोई स्पीड ब्रेकर ना हो तो आप लोगों की स्पीड कितनी तेज़ हो जाएगी, आप लोग फुल तेज़ स्पीड से चलाएंगे। स्पीड ब्रेकर का नाम स्पीड ब्रेकर इसलिए रखा गया कि वो आपकी स्पीड को कम करता है, आपको अपनी स्पीड कम करनी पड़ती है ताकि स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गुजर सकें, ठीक है। तो अगर हम नेजल कैविटी को बिल्कुल स्मूथ रखते तो क्या होना था, हवा ने आना था और हवा ने तेज़ी से वहाँ से पास कर जाना था, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब उसको बार बार कुछ इस तरह के रुकावटें, बोनी प्रोजेक्शंस मिलेंगी तो वो स्लो हो जाएगी। वो देखेगी, उसके डिपेंड करता है कि वो उसके ऊपर से पास करे, वो उसके दरमियान से, वो उसके नीचे से पास करे। तो ये जो नेजल कोंका होती है ना हमारे पास बच्चों, इनका फ़ायदा क्या होता है, इनका जो हमारे पास इंपॉर्टेंस या इनका जो है बनाने का मकसद क्या है, स्लो डाउन एयर को स्लो डाउन करना, एयर स्लो हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर स्मूथ होगी, कोई चीज़ नहीं होगी आगे तो वो फ़ौरन पास कर जाएगी। लेकिन जब एयर को आगे जो हमारे पास उसके स्पीड ब्रेकर मिलेंगे, कोंका मिलेंगे, तो वो फिर क्या करेगी, उसको फिर रुकना पड़ेगा। वो देखेगी ऊपर से जाऊँ, दरमियान से जाऊँ या नीचे से जाऊँ। तो इसलिए अल्लाह ताला ने ये नेजल कोंके जो है ना वो हमारे पास रखे हुए हैं। क्लियर है बच्चों।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नेज़ल कैविटी के बाद हम लोग एंटर हो जाते हैं बच्चों नेज़ल कैविटी में एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि नेज़ल कैविटी में ना हमारे पास ऐसे एक नर्व आ रही होती है पीछे से, जिसको हम कहते हैं ओल्फैक्टरी नर्व। क्या कहते हैं उसको? ओल्फैक्टरी नर्व। ओल्फैक्टरी नर्व आ रही होती है बच्चों हमारे पास, ठीक है। ये ओल्फैक्टरी नर्व आगे आके ऐसे ना कुछ प्रोजेक्शंस देती है छोटे छोटे बल्ब की तरह के, जिनको हम कहते हैं ओल्फैक्टरी बल्ब। और इन ओल्फैक्टरी बल्ब का काम क्या होता है कि इन्होंने स्मेल को जो है ना वो डिटेक्ट करना होता है, स्मेल को डिटेक्ट करना होता है। स्मेल को ये रिसेप्टर्स के तौर पे काम करते हैं। ये स्मेल, नाक ने क्या करना होता है? स्मेल करना होता है। तो उस किस के ज़रिए से स्मेल करता है? इन ओल्फैक्टरी बल्ब्स के ज़रिए से जो है ना वो हमारा नाक जो है ना वो स्मेल करता है। और यहाँ से अगर मैं आपसे एक MCQs बना दूँ आपको कि हमारे पास ओल्फैक्टरी बल्ब जो होते हैं वो किस टाइप के जो है वो रिसेप्टर्स होते हैं, तो आप लोगों को पता है स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास कौन से रिसेप्टर्स हैं? कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ओल्फैक्टरी बल्ब जो है ना ये हमारे पास स्मेल को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये कौन से रिसेप्टर होते हैं? ये हमारे पास कीमो रिसेप्टर जो है ना बच्चों ये हमारे पास होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेजल कैविटी से हमारी जो एयर है वो आगे चली जाती है, वो आगे पास हो जाती है हमारे पास ये फेरेंक्स के अंदर। किधर पास हो जाती है? वो आ जाती है हमारे पास बच्चों फेरेंक्स के अंदर हमारे पास जो है ना वो आ जाती है, ठीक है बच्चों। और ये जो फेरेंक्स है ना, फेरेंक्स ये जो पार्ट है मेरे पास, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट फेरेंक्स का ये जो पार्ट है, फेरेंक्स, अगर मैं फेरेंक्स की खसूसियात लिखना शुरू करूँ ना तो फेरेंक्स की खसूसियात ही ख़त्म ना हो हमारे पास। तो नेक्स्ट पार्ट आता है बच्चों हमारे पास एयर पैसेजवे में फेरेंक्स, ठीक है। फेरेंक्स बच्चों हमारे पास जो है ना वो ओपन होता है, इंटरनल नोस्ट्रिल जो होती है ना वो हमारे पास ओपन करती हैं फेरेंक्स के अंदर। हवा इंटरनल नोस्ट्रिल से पास करके, ओपन फ्रॉम इंटरनल नोस्ट्रिल्स, हवा इंटरनल नोस्ट्रिल्स को क्रॉस करके बच्चों किधर जाती है? हवा हमारे पास जाती है फेरेंक्स के अंदर, क्लियर है? अच्छा, ये जो फेरेंक्स है ना ये हमारे पास मस्कुलर पैसेज होता है। फेरेंक्स हमारे पास क्या है? फेरेंक्स हमारे पास एक मस्कुलर पैसेज है, यानी ये मसल से मिलके बना हुआ है। ये हमारे पास मस्कुलर पैसेज है। और जब भी मैं फेरेंक्स पढ़ाता हूँ मैं कहता हूँ MCQs वो हमेशा पूछेगा आपसे कि फेरेंक्स सिर्फ एक ऐसा पैसेज वे है जो हमारे पास फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन होता है। इसके अलावा डिवाइड हो जाती हैं चीज़ें, एयर आगे चली जाती है ट्रेकिया में, फूड पीछे ओसोफेगस में चला जाता है। लेकिन ये जो फेरेंक्स है ना ये हमारे पास कॉमन पैसेज भी होता है, कॉमन फॉर फूड एंड एयर। और ये वो आपसे MCQs में पूछ सकता है कि कौन सा पार्ट हमारे पास कॉमन होता है जहाँ पे फूड भी आता है और एयर भी आती है, तो वो हमारे पास होता है बच्चों फेरेंक्स, कॉमन फॉर फूड एंड एयर। ये MCQs वो आपसे जो है ना वो पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, मैं ना यहाँ पे आपसे एक MCQs पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे MCQs वो ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए नेजल कैविटी को बैक साइड से कौन सी चीज़ जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है, गार्ड कर रही है, ठीक है। MCQs क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ नेजल कैविटी फ्रॉम बिहाइंड, पीछे वाली साइड से हमारे पास नेजल कैविटी को कौन सी चीज़ प्रोटेक्ट कर रही होती है। और ये मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये आप लोग ना जो आपका स्वेलिंग का टॉपिक था डाइजेशन वाले चैप्टर के अंदर ही, वो वहाँ पे आप लोग पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं? आप लोगों को याद है कि जब हमारे पास फूड आता है, ठीक है, या बोलस आपका जब हम स्वेलो करने लगते हैं, उसको बोलस को स्वेलो करने लगते हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। बोलस को जब हम स्वेलो करने लगते हैं तो उस स्वेलो के दरमियान हमारे पास जो सॉफ्ट पैलेट होता है ना, सॉफ्ट पैलेट, वो अपवर्ड मूव करता है। किधर मूव करता है? अपवर्ड मूव करता है। वो अपवर्ड मूव क्यों करता है? ताकि वो इस नेजल कैविटी को क्लोज कर सके और खाना जो है वो ऊपर वाली साइड पे नेजल कैविटी में ना जा सके। तो इस MCQs का आंसर क्या बनेगा? इस MCQs का आंसर बनेगा कि नेजल कैविटी को बिहाइंड वाली साइड से कौन सी चीज़ जो है वो प्रोटेक्ट या गार्ड कर रही होती है। तो ये हमारे पास होगा इसका आंसर सॉफ्ट पैलेट बच्चों। क्या आंसर होगा? सॉफ्ट पैलेट। देखें सॉफ्ट पैलेट यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होता है, ये हमारी जो है माउथ के अंदर, ठीक है। ये ऐसे सॉफ्ट पैलेट जो है ना वो हमारे पास पड़ा होगा। जैसे ही बोलस आता है यहाँ पे, जैसे ही क्या आता है? बोलस आता है हमारे पास, ये बोलस आया हमारे पास, ये आया बोलस स्वेलो करने के लिए। तो ये जो सॉफ्ट पैलेट है ना बच्चों, ये ऐसे अपवर्ड जो है ना वो मूव कर जाता है और अपवर्ड मूव करके ये हमारे पास जो नेजल कैविटी है ना बच्चों उसको क्लोज कर देता है। क्लियर है? तो ये MCQs वो आपसे पूछ सकता है, ये वाला MCQs के हमारे पास
नेजल कैविटी को पीछे वाली साइड से कौन सी चीज़ जो है ना वो प्रोटेक्ट कर रही होती है। क्लियर है बच्चों? ये एमसीक्यूज मैं ये इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। उसके बाद फेरेंक्स को हम कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, फेरेंक्स हमारे पास जो है ना, एक स्ट्रक्चर की बात की जाए इसकी, तो ये कोन शेप का होता है, कोन शेप होता है ये हमारे पास, ठीक है। कोन होती है ना हमारे पास, कोन ऐसे, ये कोन शेप जो है ना हमारे पास ये स्ट्रक्चर होता है फेरेंक्स का, ठीक है। कोन की तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अच्छा, अब फेरेंक्स के हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। आपकी बुक के अंदर लिखे हुए हैं तो हम उसको भी पढ़ लेते हैं। एक होता है हमारा नेजोफेरेंक्स, नेजोफेरेंक्स, दूसरा होता है ओरोफेरेंक्स, और तीसरा होता है लेरेंजोफेरेंक्स। लेरेंजोफेरेंक्स, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब मैं डायग्राम में दिखाता हूँ कि ये पार्ट्स आपके पास किधर पड़े हुए हैं, ठीक है। ये देखिए, ये मेरे पास फेरेंक्स है, ये पूरा का पूरा मेरे पास क्या है, ये वाला मेरे पास जो है ना बच्चों ये फेरेंक्स है, ये पूरा पार्ट जो है ना बच्चों ये मेरे पास फेरेंक्स है, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास फेरेंक्स है, ठीक है। अब ये जो फेरेंक्स का पार्ट जो नेजल कैविटी के पास प्रेजेंट है ना, पीछे उसके प्रेजेंट है ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं नेजोफेरेंक्स। ये वाला पार्ट जो है इसका, जो यहाँ पे ये ओरल कैविटी के पीछे प्रेजेंट है, इसको हम नाम देते हैं ओरोफेरेंक्स, ठीक है। और ये जो इसका नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम नाम देते हैं बच्चों, इसको हम नाम क्या देंगे, इसको हम नाम देंगे लेरेंजोफेरेंक्स। क्या नाम देंगे? लेरेंजोफेरेंक्स। ये वाले पार्ट को थोड़ा सा मैं इसको ऊपर बना देता हूँ। ये देखें, ये वाला ओरो है, ये वाला कौन सा है, ये वाला पार्ट ओरो है, ओरोफेरेंक्स। और ये वाला पार्ट जो है ना आपके सामने, क्योंकि यहाँ पे तो डिवाइड, ये तो ट्रेकिया और ये आगे सॉरी ये ट्रेकिया आगे बन जाता है और ये ओसोफेगस बन जाता है। तो ये वाला जो पार्ट है ना फेरेंक्स का, ये वाला पार्ट, इसको बच्चे हम नाम देते हैं, क्या नाम देंगे इसको, इसको हम नाम देंगे लेरेंजोफेरेंक्स का नाम, लेरेंजोफेरेंक्स। तो 3 पार्ट्स हैं, नेजोफेरेंक्स, ये वाला पार्ट कौन सा था, ये वाला पार्ट था नेजोफेरेंक्स। ये वाला पार्ट हमारे पास हो गया ओरोफेरेंक्स, और ये वाला पार्ट हमारे पास हो गया लेरेंजोफेरेंक्स। जो नेजल कैविटी के पीछे है वो नेजोफेरेंक्स, जो ओरल कैविटी के पीछे है वो ओरोफेरेंक्स, और जो लेरेंक्स से थोड़ा सा ऊपर है, फेरेंक्स के डिवाइड होने से थोड़ा सा ऊपर है, उसको हम कहेंगे लेरेंजोफेरेंक्स, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारे पास जो है ना वो शुरू होता है, आप कह दें कि लेरेंक्स जो पार्ट है ना हमारे पास, क्योंकि देखें आगे फेरेंक्स जो है वो हमारे पास डिवाइड कर जाते हैं। ये देखें, ये फेरेंक्स आ रहा है ऐसे, ये आगे डिवाइड करके आगे लेरेंक्स के अंदर कंटिन्यू हो जाता है, और पीछे जो है ना ये ऐसे ओसोफेगस के अंदर जो है वो कंटिन्यू हो जाता है। ये बना देता है ये ओसोफेगस, और ये वाला पार्ट जो है ये इसका बन जाता है लेरेंक्स, ठीक है। और कौन सा पार्ट फेरेंक्स का डिवाइड करता है, ये भी आप लोगों से एमसीक्यू से पूछ सकते हैं। तो ये वाला पार्ट जो होता है ना फेरेंक्स का, जो डिवाइड करते हैं, एंड पे कौन सा पार्ट प्रेजेंट है, एंड पे हमने ऊपर पढ़ा है कि इसका जो 3rd पार्ट है ना लेरेंजोफेरेंक्स, वो होता है। तो लेरेंजोफेरेंक्स जो है ना वो आगे डिवाइड करते हैं और ये बना देता है लेरेंक्स, और साथ ये क्या बना देता है, ये हमारे पास बना देता है ओसोफेगस। क्लियर है बच्चों? अब हमारे पास आगे शुरू होता है लेरेंक्स को, लेरेंक्स शुरू होता है, क्योंकि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम तो पढ़ना नहीं, तो हम और ओसोफेगस पे तो जाएंगे नहीं, हम जाएंगे लेरेंक्स के ऊपर, ठीक है। लेरेंक्स बच्चों हमारे पास जो है ना वो हमारा वॉइस बॉक्स भी कहलाता है। लेरेंक्स हमारा क्या कहलाता है, लेरेंक्स हमारा वॉइस बॉक्स भी जो है ना बच्चों कहलाता है, वॉइस बॉक्स कहलाता है। इसके अलावा साउंड बॉक्स भी इसको कहते हैं, ठीक है। और ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, ये कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है। ये किससे मिलकर बना होता है, कार्टिलेज से मिलके हमारे पास बना होता है। इसके अंदर डिफरेंट कार्टिलेज होते हैं, और ये हमारे पास ट्रेकिया के ऊपर हमारे पास प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट अबव ट्रेकिया, प्रेजेंट होता है हमारे पास ये ट्रेकिया के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ना मैंने आपको बताया कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है हमारे पास कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इसके अंदर हमारे पास कार्टिलेज प्रेजेंट होंगे।
बड़े कार्टिलेज होते हैं, थोड़े से कार्टिलेज अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज, इनके ये नाम है, क्रिकोइड कार्टिलेज एक्सेट्रा। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं ना वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब कार्टिलेज का काम क्या होता है, ये देखें कुछ इस तरह का इसका ट्रेकिया, ये जो लेरेंक्स है ना हमारे पास, इसका इस तरह का जो है ना वो एक स्ट्रक्चर होता है ट्रेकिया लेरेंक्स का, सॉरी। और ये देखें ये सारा कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। अब कार्टिलेज का काम क्या होता है, कार्टिलेज को लेरेंक्स को हमारे पास कोलैप्स होने से बचाते हैं। ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्स। सर क्या मतलब, कोलैप्स कब होगा लेरेंक्स? ठीक है, मुझे एक बात बताएं बच्चे, आपके पास एक गुब्बारा है, आप उस गुब्बारे को आपने उसके अंदर हवा भरी है और उसका मुंह जो है ना वो आपने अपनी उंगली से बंद किया हुआ है। जैसे ही आप उसका मुंह खोलेंगे तो सारी की सारी हवा एकदम उसके अंदर से निकलेगी और वो कोलैप्स हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह जब हमारे पास हवा, जब हम एक्सपायरेशन करते हैं, एक्सपायर करते हैं हवा को, हवा हमारी जब जो है वो बाहर निकलती है, तो जब हवा बाहर निकलेगी तो ये सारे के सारे लेरेंक्स, ट्रेकिया आगे जो है वो कोलैप्स होने के चांसेस होंगे। तो अल्लाह ताला ने इसीलिए इनके अंदर कार्टिलेज रखा हुआ है जो इनको कोलैप्स होने से बचाता है, जो इनको ऐसे इधर बाहर की तरफ जो है ना वो खींच रहा होता है, वो इनको जो है ना वो ऐसे पकड़ के रखा होता है और इनको कोलैप्स होने से ना जो है वो मना करता है और इनको कोलैप्स नहीं होने देता। क्लियर है? तो इसी तरह इसीलिए अल्लाह ताला ने लेरेंक्स के अंदर जो है ना वो हमारे पास कार्टिलेज रखे होते हैं। क्यों रखे होते हैं? ताकि वो कार्टिलेज जब उसके अंदर से एकदम हवा बाहर निकले, उसका प्रेशर कम हो, तो उसको कोलैप्स होने से जो है ना वो बचा दे। क्लियर है बच्चों? क्लियर है आपके पास? अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है ना इसके अंदर थोड़े से जो है आप कहते हैं मेम्ब्रेन्स वगैरह भी प्रेजेंट होती हैं लेरेंक्स के अंदर। ठीक है, लेरेंक्स के अंदर हमारे पास मेम्ब्रेन्स वगैरह भी जो है ना बच्चों प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा इसके अंदर मेम्ब्रेन्स के अलावा हमारे पास मसल फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और लेरेंक्स को जो है ना हम बच्चों ऑर्गन ऑफ फोनेशन कहते हैं। फोनेशन का मुराद होता है आवाज़ प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गन। ठीक है, तो ऑर्गन ऑफ फोनेशन भी जो है ना वो हमारे पास लेरेंक्स का ही जो है ना बच्चों हमारे पास जो है ना वो नाम होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ना लेरेंक्स के अंदर आपने देखा होगा कभी अपनी गर्दन को हाथ लगाए ना, तो गर्दन को आप हाथ लगाते हैं तो आपको ना एक बड़ी हार्ड सी, ज़्यादातर लड़कों के अंदर ये होता है कि आपको ना एक हार्ड सी कोई बोन फील हो रही होती है। वो असल में क्या होता है कि ये देखें, मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। ये जो हमारे पास ये कार्टिलेज है ना, ये देखें, ये जो लेरेंक्स, ये जो कार्टिलेज है, कौन सा कार्टिलेज है लेरेंक्स का? ये हमारे पास ना थायराइड कार्टिलेज होता है सामने की तरफ। थायराइड कार्टिलेज हमारे पास सामने की तरफ प्रेजेंट होता है। ये थायराइड कार्टिलेज जो है ना, इसको अगर मैं आपको इसके डायग्राम दिखाऊं तो ये देखें, इसकी ये वाली प्रोजेक्शन है ना वो ऐसे बाहर की तरफ कुछ लोगों में निकल आती है, ज़्यादातर मर्दों में ही होता है। तो ये जो थायराइड कार्टिलेज की प्रोजेक्शन बाहर की तरफ निकली होती है ना, ये जब आप गर्दन पे हाथ लगाते हैं तो आपको फील होती है। ज़्यादातर पतले लोग जो होते हैं ना उनके अंदर ये ज़्यादा फील हो रही होती है। और ये जो प्रोजेक्शन ऐसे बाहर की तरफ निकली होती है ना, इसको हम कहते हैं एडम्स एप्पल। क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल। क्लियर है बच्चों? तो वो जो एडम्स एप्पल जब आप गर्दन पे हाथ लगाते हैं और आपको एक बोन सी फील हो रही होती है, वो बाहर की तरफ एक जैसे चिड़िया निकली हुई है, वो असल में थायराइड कार्टिलेज की ना थोड़ी सी ओवर ग्रोथ होती है और उसको हम एडम्स एप्पल जो है ना बच्चों वो हम उसका नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास ना बच्चों एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास ना लेरेंक्स जो है, लेरेंक्स के अंदर ना हमारे पास कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? फाइबर्स जो है ना वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास अगर लेरेंक्स है ना, लेरेंक्स, ये लेरेंक्स, ये लेरेंक्स, तो इस लेरेंक्स के अंदर ना हमारे पास जो है ऐसे कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के। ठीक है, इन फाइबर्स को हम नाम देते हैं वोकल कॉर्ड्स का। इनको समझने से पहले आप लोगों ने एक चीज़ समझनी है, जब आप लोग गिटार बजाते हैं तो उस गिटार में क्या होता है, उस गिटार में ऐसी लंबी लंबी जो है ना वो धागे लगे होते हैं, और जब आप उन धागों को हल्का सा प्लग करते हैं तो एक वॉइस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरह क्या होता है कि हमारे ये जो लेरेंक्स है ना, लेरेंक्स, इसके अंदर भी कुछ इस तरह की ना अल्लाह ताला ने तारें रखी हुई हैं, और उन तारों को हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, जो कि हमारे पास फाइबर्स होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के। एक मेम्ब्रेन होती है, उसके फाइबर छोटे छोटे धागे निकले होते हैं, और उन धागों को, फाइबर्स को हम जो है ना वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। अब होता क्या है कि जब हम सांस को एक्सपायर करते हैं, जब हम हवा को ऐसे यहाँ से पुश करते हैं, तो वो हवा जब यहाँ से पुश होती है, बाहर की तरफ निकलती है, तो वो क्या करती है, वो इन वोकल कॉर्ड्स को, ये जो फाइबर्स हैं, इनको हिलाती है, इन धागों को हिलाती है। तो जिस तरह गिटार को हिलाने से हमारे पास आवाज़ प्रोड्यूस होती है ना, बिल्कुल इसी तरह इन वोकल कॉर्ड्स के हिलने से भी थोड़ा सा जो है ना आवाज़ प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब वो आवाज़ जो है ना, वो जो साउंड है, वो साउंड आता है हमारे माउथ के पास। ठीक है, वो साउंड किधर आता है? वो साउंड आता है मेरे माउथ के पास, और माउथ में प्रेजेंट होती है टंग।
टंग जो है ना वो इस साउंड को हमारे पास कन्वर्ट कर देती है वॉइस के अंदर, हमारी बात के अंदर, हमारी जो आवाज़ है उसके अंदर जो है वो चेंज कर देती है। अब मैं जो आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, बार बार एयर जो है वो मेरे वोकल कॉर्ड से गुजर रही है और उनके साथ टकरा रही है, जिसकी वजह से वो हमारे वोकल कॉर्ड्स को जो है ना वो हिला रही है। वोकल कॉर्ड जब हिलेंगे तो आवाज़ प्रोड्यूस होगी। अब वो सिर्फ एक आवाज़ है, यानी आ इस तरह की एक आवाज़ है, ठीक है। वो आवाज़ आती है हमारी टंग के पास और हमारी टंग उसको मॉडिफाई करके हमारे अल्फाज के अंदर चेंज कर देती है, ठीक है। यानी अभी अभी देखें, मैं ये जो बोल रहा हूँ ना, ये मेरी आवाज़ सिर्फ वोकल कॉर्ड्स की है। अगर मैं इस को किसी अल्फाज के अंदर, अलिफ के अंदर चेंज करना चाहता हूँ तो ये आएगा मेरे टंग के पास और मेरी टंग जो है ना वो इस आवाज़ को मॉडिफाई करके इसको अल्फाज के अंदर चेंज कर देगी। क्लियर है। तो टंग क्या करती है, टंग हमारे पास जो है ना वो हमारे साउंड को मॉडिफाई करती है और उसको वॉइस के अंदर जो है ना वो चेंज कर देती है, मॉडिफाई साउंड। क्लियर है बच्चों। और उसको जो है ना वो लेटर्स के अंदर जो है, आप कह दें कि लेटर्स के अंदर जो है ना वो चेंज कर देती है। क्लियर है बच्चों। तो ये हमारे पास वोकल कॉर्ड्स का जो है ना बच्चों हमारे पास जो है वो काम होता है। इसके अलावा हमारे पास ना एक चीज़ और प्रेजेंट होती है बच्चों, और वो चीज़ क्या होती है, ये देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ वो चीज़। ये मेरे पास लेरिक्स है ना, तो लेरिक्स के ऊपर बच्चों हमारे पास ना एक फ्लैप प्रेजेंट होती हैं, थोड़े से फ्लैप्स, 2 फ्लैप्स प्रेजेंट होती हैं, पेयर ऑफ फ्लैप्स, और उन फ्लैप्स को आप नाम देते हो एपिग्लोटिस का। ये हमने जो है ना वो डाइजेशन वाले चैप्टर में जो है ना वो अच्छी तरह पढ़ा था। तो लेरिक्स के ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, 2 फ्लैप्स होते हैं। लेरिक्स के ऊपर क्या होते हैं बच्चों, हमारे पास 2 फ्लैप्स होते हैं, 2 फ्लैप्स, या आप कहते हैं पेयर ऑफ फ्लैप्स होते हैं। और इन फ्लैप्स को हम क्या नाम देते हैं, इन फ्लैप्स को हम जो है वो नाम देते हैं एपिग्लोटिस का। क्या नाम देते हैं, एपिग्लोटिस का। और ये जो फ्लैप्स होते हैं ना, ये हमारे पास किस चीज़ के बने होते हैं, ये आपने याद रखना है कि हमारे पास ये बने होते हैं कार्टिलेज के। किसके बने होते हैं, कार्टिलेज के, ठीक है। और ये इनका जो एक्शन होता है ना वो हमारे पास हिंज लाइक एक्शन होता है। ये क्लोज होते हैं, ये ओपन होते हैं, ठीक है। हिंज लाइक एक्शन इनका जो है ना ये हमारे पास होता है। और ये ये लिड की तरह बिहेव करते हैं। लिड क्या होता है, ढक्कन। ये मतलब कवर है ना, तो लेरिंक्स का कवर है, बोतल का ढक्कन होता है इस तरह लेरिंक्स का एक कवर है, और वो कवर क्या होता है, एपिग्लोटिस। और ये एपिग्लोटिस किससे बने होते हैं, ये कार्टिलेज से बने होते हैं, और इनका हिंज की तरह का एक्शन होता है, यानी ये कभी ओपन होते हैं कभी बंद होते हैं। कब ओपन होते हैं, जब हमारे पास बोलस आता है। वो बोलस जब हमारे पास फेरिंक्स में आता है तो हमारे जो है ना ये एपिग्लोटिस, ये हमारे पास जो है वो क्लोज हो जाते हैं। इनके क्लोज होने की वजह से हमारे पास जो इनके दरमियान ओपनिंग होती है ना, ओपनिंग बिटवीन एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस के दरमियान में जो ओपनिंग है बच्चों हमारे पास, वो क्या होती है, वो हमारे पास क्लोज हो जाती है, ठीक है। और उस ओपनिंग को हम क्या नाम देते हैं, उस ओपनिंग को हम नाम देते हैं ग्लोटिस का। वो ग्लोटिस जो है ना वो हमारे पास क्लोज होता है। हमने ये डाइजेशन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि देखें जब जो है वो बोलस आता है हमारे पास, ठीक है, बोलस जब आता है हमारे पास तो ऐसे ही पहले एपिग्लोटिस ने ऐसे नीचे की तरफ होता है। ये देखें मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा आपको। ये मेरे पास लेरिंक्स है, ये ना पहले एपिग्लोटिस हमारे पास ऐसे नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लेरिंक्स जो है ना वो मोस्टली जो है ना वो ओपन होता है, या मैं इसको ऐसे कहता हूँ। ये देखें ये मेरे पास ऐसे पड़े होते हैं, ठीक है, ये ऐसे पड़े होते हैं। जैसे ही बोलस आता है, ठीक है, बोलस आता है तो हमारे पास जो है ना ये एपिग्लोटिस जो है ना ये ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। पहले ऐसे पड़े हुए थे, ऐसे ऐसे। जैसे ही फूड आएगा, बोलस आएगा, ये हमारे पास जो है ना ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाते हैं, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाते हैं। और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आके ये क्या करते हैं, ये लेरिंक्स की जो ओपनिंग है ग्लोटिस उसको जो है वो क्लोज कर देते हैं। क्लियर है। ये बोलस आया, जैसे ही बोलस आया एपिग्लोटिस अपनी वर्टिकल पोजीशन से जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में चला गया, जिसकी वजह से ये जो ओपनिंग है ये हमारे पास लेरिंक्स की जो है वो क्लोज हो गई। और इसकी फ़ायदा ये होता है कि ये जो बोलस है ना, बोलस फिर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो एसोफेगस में ही जाता है। ये हमारी जो लेरिंक्स है या हमारी सांस की नाली है उसके अंदर नहीं जाता। क्लियर है बच्चों। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बच्चों आप कह दो कि वोकल कॉर्ड्स में, आपको बताया वोकल कॉर्ड्स में मैं एक छोटी सी बात है वो आपको और बता दूं। वो छोटी सी बात क्या है कि जो अडल्ट के वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना हमारे पास वो लार्ज होते हैं, ठीक है। अडल्ट के वोकल कॉर्ड्स, मेल के हमारे पास जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना वो हमारे पास लार्ज होते हैं,
लार्ज वोकल कॉर्ड्स, जिसकी वजह से जो मर्द होती है ना उनकी आवाज़ होती है ना वो मोटी होती है, ठीक है। उस आवाज़ को हम कहते हैं लो पिच, उसकी जो है ना वो उसके अंदर चीख कम होती है, मतलब उनकी आवाज़ भारी होती है, ठीक है। और जो फीमेल्स होती है ना, फीमेल्स के वोकल कॉर्ड जो है ना वो स्मॉल होते हैं, इस वजह से उनकी आवाज़ जो है ना वो बारीक होती है हमारे पास, और उसको हम कहते हैं हाई पिच आवाज़। हाई पिच आवाज़ जो है ना बच्चों, इसको हम जो है वो साथ कहते हैं स्मॉल वोकल कॉर्ड्स। हाई पिच आवाज़ होती है इसकी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम जो है ना बच्चों ट्रेकिया, लेरिंग्स के बाद हमारे पास शुरू हो जाता है बच्चों ट्रेकिया, ठीक है। लेरिंग्स के बाद हमारे पास क्या शुरू होता है बच्चों, लेरिंग्स के बाद हमारे पास बच्चों शुरू हो जाता है ट्रेकिया, सॉरी यहाँ पे हमारे पास शुरू हो जाएगा अब ट्रेकिया। ट्रेकिया हमारे पास जो है ना वो शुरू हो जाएगा। ट्रेकिया की खसूसियात अगर मैं आपको बताऊं ना, तो ट्रेकिया को जो है ना वो हम विंड पाइप कहते हैं। हम क्या कहते हैं, ट्रेकिया को हम विंड पाइप जो है बच्चों कहते हैं, सांस की नाली, विंड पाइप, ठीक है। ट्रेकिया को हम क्या कहते हैं, ट्रेकिया को हम बच्चों विंड पाइप कहते हैं, क्लियर है। और हमारे पास ये आपने याद रखना है कि ये ओसोफेगस के आगे प्रेजेंट होते हैं, और जो चीज़ आगे प्रेजेंट होना उसको हम वेंट्रल कहते हैं। तो ये हमारे पास कहाँ पे होता है, ये हमारे पास ओसोफेगस के वेंट्रल साइड पे जो है ना बच्चों ये प्रेजेंट होता है, सामने वाली साइड पे ये हमारे पास ओसोफेगस के जो है ना बच्चों प्रेजेंट होता है, वेंट्रल टू ओसोफेगस, क्लियर है बच्चों। अच्छा, और अगर मैं बताऊं कि ट्रेकिया की लोकेशन क्या होती है, ट्रेकिया हमारे पास किस जगह पे प्रेजेंट होते हैं, तो ट्रेकिया हमारे पास बच्चों प्रेजेंट होते हैं हमारी चेस्ट के अंदर, चेस्ट कैविटी के अंदर, चेस्ट कैविटी। और मोस्टली जो है ना ये हमारे पास 5th वर्टिब्रा के लेवल, जहाँ पे हमारी 5th थोरेसिक वर्टिब्रा होती है ना, वहाँ पे जो है ना ये हमारे पास जो है वो नॉर्मली प्रेजेंट होता है 5th थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है। 5th थोरेसिक वर्टिब्रा के जो है ना ये सामने आप जो कहते हैं कि हमारे पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये हमारे पास एक मेम्ब्रेनस, जिस तरह हमारे पास जो लेरिंग्स था वो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर था, जो ट्रेकिया ये हमारे पास मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, यानी ये मेम्ब्रेन से मिलके बना है। का जो लेरिंग्स था वो किससे मिलके बना था, वो कार्टिलेज से मिलके बना था, लेकिन ट्रेकिया जो है ये हमारे पास मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हमारे पास ट्रेकिया के इर्द गिर्द हमारे पास सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। और इन सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग का क्या काम होता है, वही मैंने आपको बताया कि कोलैप्स होने से बचाना, ठीक है। क्योंकि ट्रेकिया एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जब हवा उसके अंदर से जाएगी एकदम एक्सपायर होगी तो वो कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं, तो उसको कोलैप्स से बचाने के लिए उसके गिर्द हमारे पास कार्टिलेजिनस की रिंग्स होती हैं जो उसको ना पकड़ के रखती हैं और उसको कोलैप्स नहीं होने देती, उसको बाहर की तरफ जो है ना वो खींचते रहती हैं ताकि वो अंदर की तरफ कोलैप्स ना हो जाए, प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग, ठीक है। दोबारा इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कि ये देखें कि ये मेरे पास ट्रेकिया है, ये मेम्ब्रेनस पार्ट है, इसके इर्द गिर्द हमारे पास ऐसे सी शेप ना कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे तरीके से बना लूँ, ये मेरे पास ट्रेकिया है, ये इसके गिर्द ऐसे सी शेप जो है ना वो कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट है। अब जब हवा इसमें से बाहर निकलेगी ना एकदम बच्चों, तो चांसेस हैं कि ये अंदर की तरफ ऐसे कोलैप्स हो जाए, ठीक है, ऐसे कोलैप्स हो जाए। तो क्या होता है कि ये सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स ने इनको पकड़ के रखा होता है, ये इसको ऐसे बाहर की तरफ खींच के रखती हैं ताकि ट्रेकिया अंदर की तरफ कोलैप्स ना हो सके, क्लियर है बच्चों। तो ये हमारे पास इसका जो है ना वो इसका आप कह दें कि हमारे पास इन सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स का जो है ना वो हमारे पास जो है वो फ़ायदा होता है, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास कितनी को कार्टिलेजिनस होती हैं, तो आप क्या ये कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, तो आप कह दें कि हमारे पास 15 से 20 जो है ना वो कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। इस तरह की हमारे पास छोटे छोटे पीसी जो है ना वो उनके जो है वो बने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ट्रेकिया के अंदर जो है वो स्मूथ मसल्स भी थोड़े से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, साथ स्मूथ मसल्स भी जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ट्रेकिया के अंदर। ये कार्टिलेजिनस रिंग्स के अलावा कनेक्टिव टिश्यू एंड स्मूथ मसल्स भी आप कह दें कि हमारे पास जो है वो प्रेजेंट होते हैं।
क्लियर है बच्चों। उसके बाद थोड़ी सी और बातें हैं ट्रेकिया में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं ये जो रिंग बनी हुई है एक, ठीक है, ये जो एक रिंग बनी हुई है, इसका अगर मैं डायामीटर मालूम करूँ कि ये कितना इसका डायामीटर है, कितना इसकी जो है ना वो पूरी की पूरी जो है ना वो आप कहते हैं कि इंटरनली इसका साइज़ है, इसका डायामीटर अगर मैं देखूँ ना तो इसका डायामीटर होता है इस एक रिंग का, इसका डायामीटर होता है बच्चों मेरे पास 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर इसका बच्चों हमारे पास जो है ना वो डायामीटर होता है। जो आखिरी बात इसके अंदर जो आप लोगों ने याद रखनी है, आखिरी बात ये है कि ये देखिए ये ट्रेकिया ना, ट्रेकिया के अंदर भी जो हमारे पास सेल्स है ना, ये देखें ये ट्रेकिया मेरे पास, इसके अंदर भी जो हमारे पास सेल होते हैं ना वो हमारे पास सीलिएटेड होते हैं। ये जो हमारे पास सेल्स होते हैं ना ऐसे, ये सेल्स भी सीलिएटेड होते हैं, इसका क्या मुराद है, और इन सेल्स का नाम होता है हमारे पास गोबलेट सेल्स। और ये सेल जो रहते हैं ना वो हमारे पास जो है ना वो आप कहते हैं कि सीलिएटेड होते हैं, इनके ऊपर ऐसे सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इन सीलिया और इन गोबलेट सेल्स का क्या फ़ायदा होता है कि देखें हमारे पास यहाँ से जो एयर आ रही है ना, एक दफ़ा एयर की फिल्ट्रेशन तो हमारे पास कहाँ पे हुई, नोज़ के अंदर हुई, ठीक है। यहाँ पे ये जो गोबलेट सेल्स है ना ये भी हमारे पास म्यूकस को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, साथ ये हमारे पास इनके ऊपर जो है वो सीलिया भी प्रेजेंट है। तो ये सीलिया और म्यूकस क्या करता है कि इस एयर के अंदर जो बाकी डस्ट पार्टिकल्स जो ऊपर फिल्टर नहीं हो सके, जो रिमेनिंग डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको फिल्टर करता है, ठीक है। और फिर ये सीलिया ना ऐसे ऊपर की तरफ, ये देखें ये एक सेल है उसके ऊपर ये सीलिया है, ठीक है, ये दूसरा सेल है उसके ऊपर सीलिया है। अब ये सीलिया ना ऐसे ऊपर की तरफ जो प्रोपेल करते हैं, मतलब ये ऐसे ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो उनकी वजह से क्या होगा कि ये जो गंद है ना वो ऐसे ऊपर, पहले तो वो क्या करेंगे, पहले ये सीलिया ना उस गंद को ट्रैप करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ऐसे जो है ना वो ट्रैप करेंगे, ये देखिए ये यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल्स या गंद जो है ना वो ट्रैप हो गया। फिर ये ऐसे ऊपर की तरफ जो है ना, ये सीलिया ऐसे था, फिर ये ऐसे ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये देखें ये मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सीलिया ऊपर मूव करेगा ऐसे, ये वाला सीलिया ऐसे ऊपर मूव करेगा, ये ऐसे ऊपर मूव करेगा, जिसकी वजह से ये वाले जो डस्ट पार्टिकल इसके ऊपर था ना ये ऐसे ऊपर प्रोपेल कर दिया जाएगा, पुश कर दिया जाएगा। एक हमारे पास बचपन में गेम होती थी जिसमें ना ऐसे दो वो एक लगे होते थे इंस्ट्रूमेंट्स, आप स्पेस दबाते थे तो जब बॉल यहाँ पे आती थी ना तो वैसे ऊपर की तरफ मूव करता था, बॉल जो है ना वो ऊपर की तरफ जो आप कहते हैं ना पुश हो जाती थी, प्रोपेल हो जाती थी। तो बिल्कुल सीलिया भी ऐसे ही काम कर रहे होते हैं। ये हमारे पास सेल है, सेल के आगे हमारे पास ऐसे सीलिया लगा होगा, सीलिया के ऊपर जो है वो सारे डस्ट पार्टिकल जो है वो ट्रैप हो जाते हैं, फिर सीलिया ऐसे अपवर्ड मोशन करता है, ऊपर की तरफ मूव करता है, जिससे वो सारे के सारे आप कहते हैं कि ये जो डस्ट पार्टिकल है ना ये ऐसे ऊपर जो है ना वो फेंक दिए जाते हैं, ठीक है, ऊपर नेजल कैविटी के अंदर जो है ना वो फेंक दिए जाते हैं हमारे पास। क्लियर है बच्चों, ये क्लियर है। तो ट्रेकिया के अंदर हमारे पास क्या होता है, ट्रेकिया के अंदर जो है ना वो हमारे पास गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, और साथ हमारे पास जो सेल्स होते हैं इसके अंदर उनके ऊपर सीलिया होता है, वो सीलिया डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करता है, उन डस्ट पार्टिकल्स को जब वो ट्रैप कर लेता है तो ऐसे अपवर्ड मोशन करता है सीलिया, जिसकी वजह से वो सारे डस्ट पार्टिकल्स ऊपर की तरफ जो है ना वो पुश कर दिए जाते हैं। फिर ये डस्ट पार्टिकल्स, ये देखिए ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया के ऊपर होगा लेरिंक्स, लेरिंक्स के ऊपर होगा ये हमारे पास फेरेंक्स ऐसे, और फेरेंक्स हमारे पास ऐसे कंटिन्यू किया होता है ओसोफेगस के अंदर। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ओसोफेगस है, ये मेरे पास ओसोफेगस है। क्लियर है। ये डस्ट पार्टिकल्स ऐसे मेरे पास ये ट्रेकिया ने ऊपर फेंके, ये ऐसे ऐसे ट्रैवल करते करते क्या होता है कि ये हमारे पास यहाँ पे आते हैं लेरिंक्स में, लेरिंक्स से फेरेंक्स में, और फेरेंक्स से फिर ऐसे ओसोफेगस में चले जाती हैं, और हम इनको जो है ना वो स्वेलो कर लेते हैं। तो जब हम अपने सलाइवा को स्वेलो कर रहे होते हैं ना, तो साथ साथ हम ये जो ट्रेकिया के अंदर से डस्ट पार्टिकल्स, ये जो फॉरेन पार्टिकल्स जो इन्होंने ट्रैप किए थे सीलिया ने और फिर ऊपर जो है उनको फेंका था, वो ऐसे हम उनको भी अपने साथ साथ जो है ना वो स्वेलो कर रहे होते हैं। क्लियर है बच्चों। तो ये ट्रेकिया का जो एक डीप एक्सप्लेनेशन थी वो मैंने आपको दे दी। ट्रेकिया आगे कंटिन्यू कर जाता है, ट्रेकिया एंटर होता है हमारे पास जो है वो ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, और वो ब्रोंकाई फिर हमारे पास लंग्स के अंदर जो है ना वो एंटर होते हैं। तो वो कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ट्रेकिया से आगे कंटिन्यू करेंगे। जहाँ तक मैंने आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी की सारी जो है वो एक्सप्लेन कर दी हैं। पहले हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम सारा देखा, होप सो आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है ना वो यहाँ से ट्रेकिया के आगे ब्रोंकाई से जो है वो ब्रोंकस जो है वो कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।